हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं खिलजी वंश की स्थापना के विषय में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, खिलजी वंश की स्थापना। तो देखते हैं, सबसे पहले है खिलजी क्रांति। खिलजी क्रांति किसे कहते हैं तो देखते हैं। मोहम्मद खान जो बलबन का पुत्र था, जिसकी मृत्यु मंगोल आक्रमण के समय हो जाती है, तो जो उसका पुत्र था क्या खुसरो, उसको क्या किया था, बलबन ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। क्योंकि पहले बलबन का जो उत्तराधिकारी था वो मोहम्मद खान था, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो उसके पुत्र को यानी कि क्या खुसरो को बलबन अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। लेकिन जो दिल्ली का दाद बेग था निजामुद्दीन सुल्तान, वो उसको सुल्तान नहीं बनने देता। जो दाद बेग निजामुद्दीन था वो उसे सुल्तान नहीं बनने देता, और जो कैकुबाद था यानी कि बलबन का जो दूसरा पोता था, उससे उसकी हत्या करवा देता है। यानी कि कैखुसरो की मंडोली में हत्या करवा देता है और कैकुबाद उसके बाद स्वयं राजा बन जाता है। आगे देखते हैं, उसके बाद क्या था, बलबन का जो दूसरा पुत्र था बुगरा खां, वो बंगाल का सूबेदार था, तो वो अपनी बंगाल की सूबेदारी से ही खुश रहा। वो राजा बनने के लिए या शासक बनने के लिए आगे नहीं आया। कैकुबाद और बुगरा खां के मिलन का जो वर्णन है वो आमिर खुसरो की पुस्तक किरानो सादेन में दिया गया है। आगे देखते हैं, तो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि आरिजी ममालिक था, किसके टाइम पे, क्यूमर्स के टाइम पे। तो क्यूमर्स यानी कि जो कैकुबाद के बाद शासक बनता है, उसकी हत्या कर गुलाम वंश को समाप्त कर देता है और खिलजी क्रांति का सूत्रपात करता है। खिलजी क्रांति क्यों कहते हैं इसको, तो क्या है, यह एक वंश के स्थान पर दूसरे वंश की नहीं, वरन एक व्यवस्था की समाप्ति तथा एक भिन्न व्यवस्था के आरंभ की सूचक थी, इसलिए इसे खिलजी क्रांति कहा गया। और इसे खिलजी क्रांति कहा किसने, तो मोहम्मद हबीब और साथ ही जो आरपी त्रिपाठी हैं, उन्होंने इसे खिलजी क्रांति कहा। अब देखते हैं खिलजी वंश की स्थापना। तो खिलजी वंश की स्थापना क्या 1290 ईस्वी में होती है, और करता कौन है इसे, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश था, यानी कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला जो वंश था वो खिलजी वंश ही था। अगला है कि खिलजी वंश के जो शासक थे वो कौन कौन थे, तो वो देखते हैं। जो सबसे पहला शासक था जिसने इसकी स्थापना की वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो 1290 से लेकर 1296 तक कुल 6 साल शासन करता है। उसके बाद बनता है अलाउद्दीन खिलजी, जो काफी फेमस था। उसने 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद आता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जो कि 1316 से 1320 तक शासन करता है। उसके बाद आता है नसरुद्दीन खुसरो शाह, जो 1320 में ही शासन करता है, और उसके बाद ये वंश समाप्त हो जाता है। और जो ये नसरुद्दीन खुसरो शाह था, ये खिलजी वंश का नहीं था, बल्कि उनका एक दास था, यानी कि दास के जरिए गद्दी पर अधिकार कर लिया गया था। आगे देखते हैं, खिलजियों ने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की जो प्रथा थी उसको आरंभ किया था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीति से पृथक करने का भी प्रयास किया था। आगे देखते हैं एक एक शासक और उनके काल में घटी घटनाओं के बारे में। तो सबसे पहले है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो इसका संस्थापक था। तो जो इसकी उपाधि थी वो थी शाइस्ता खां, और जो शाइस्ता खां उपाधि थी वो इसको कैकुबाद ने दी थी। राजनीतिक उत्कर्ष जो इसका हुआ वो कैकुबाद के समय ही हुआ था, क्योंकि उसके टाइम पे ये समाना का सूबेदार था और साथ ही साथ सरे जहांदार यानी कि शाही अंगरक्षक भी था। उसके बाद निजामुद्दीन, वही जिसके बारे में हमने पीछे देखा, तो निजामुद्दीन जिसने कैकुबाद को शासक बनाया था, उसके वध के बाद ये क्या बनता है, आरिजे ममालिक बनता है। आरिजे ममालिक मतलब जो पूरी सेनाओं का हेड होता है वो बनता है। उसके बाद कैकुबाद के पश्चात क्यूमर्स का संरक्षक बनता है और उसकी हत्या करके बाद में शासक बन जाता है। जो अपना ये राज्यरोहण है, यानी कि जो अपना राज्याभिषेक ये कराता है, तो वो किलोखोरी या किलूगढ़ के महल में कराता है। इसके अलावा जो इसका कथन है वो यह है कि मेरे पूर्वजों में कोई भी शासक नहीं रहा जिसने राजत्व का अभिमान और गौरव मुझे विरासत में मिलते। ऐसा जलालुद्दीन का कथन था कि मतलब कोई भी शासक नहीं रहा हमारे में से, तो हमें राजत्व का अभिमान और गौरव बिल्कुल भी नहीं है। मतलब बिल्कुल आम आदमी की तरह ये शासन करता था। आगे कहता है, वह एक चींटी को भी नुकसान ना पहुंचाने की नीति में विश्वास करता था। ये जो कथन है जलालुद्दीन के विषय में वो बर्नी ने कहा है। आगे है, हिंदुओं का बलात् धर्म परिवर्तन कराने का भी ये विरोधी था, मतलब जबरदस्ती हिंदुओं का धर्म परिवर्तन यह नहीं कराता था। आगे है, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। ये भी जलालुद्दीन खिलजी का ही कथन था। आगे है, मलिक छज्जू का विद्रोह 1290 ईस्वी में इसी के समय पर हुआ था। आगे देखते हैं, पहला शासक था जिसने क्या किया, अपने विरोधियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसके अलावा इसने सिद्दी मौला की हत्या कराई, उसको हाथियों से कुचलवा दिया था। अब सिद्दी मौला कौन था, तो सिद्दी मौला क्या थे, सिद्दी मौला शेख फरीदुद्दीन गजशंकर के अनुयायी थे।
अब इसके बारे में कथन है कि जिन्होंने विद्रोहियों और गद्दारों व ठगों को क्षमा किया था, उस शांति के पुजारी की हत्या के लिए उत्तरदायी बना जिसका अपराध तक साबित नहीं हो सका। यानी कि सिद्दी मौला का कोई अपराध साबित नहीं हुआ था। इनके ऊपर ये आरोप था कि इन्होंने इनके खिलाफ मतलब विद्रोह किया है, एक टाइप से लोगों को भड़काया है, विद्रोह किया है, तो वो साबित नहीं हो सका। उसके बावजूद भी इसने हाथियों से कुचलवा के उसकी हत्या करा दी। तो सिद्दी मौला की हत्या पर यह बात कही गई है। आगे है मंगोल आक्रमण। तो 1292 ईस्वी में हलाकू के पुत्र उलूग खान ने, जो अब्दुल्ला था, उसके नेतृत्व में आक्रमण किया, लेकिन बाद में जब हार गया तो यहीं पे अपने 4,000 साथियों के साथ यहीं बस गया। और उस जहां पर वो बसा, क्योंकि वो मंगोल थे, तो जिस एरिया में वो बसे उसे मंगोलपुरी यानी कि आज के मंगोलपुरी के रूप में हम जानते हैं। और ये जो मुसलमान थे, ये नवीन मुसलमान कहलाए, और सुल्तान ने जो ये उलूग खान था उसको अपना पुत्र भी कहा। आगे है सैन्य अभियान कौन कौन से हुए इसके टाइम पे। तो जिसके टाइम पे सैन्य अभियान थे वो रणथंबोर अभियान था 1290 में जो इसने किया। इसके अलावा मंदसौर था जो 1292 ईस्वी में किया। आगे देखते हैं, वह एक मुसलमान के बाल को भी ऐसे 10 किलो की तुलना में अधिक महत्व देता है। ये जलालुद्दीन खिलजी का कथन था जब वो रणथंबोर किले पर से अपना घेरा हटा रहा था। मतलब जब उसको जीत नहीं पाया तो उसने ये कह दिया कि ऐसे 10 किले भी मुझे मेरे मुसलमान भाइयों के, उनके बाल भी ज्यादा मेरे को इन किलों से कीमती है। आगे जो भिलसा अभियान था वो अलाउद्दीन करता है इसके टाइम पे 1292 में। इस टाइम पे शासक जो होता है वो जलालुद्दीन खिलजी होता है, लेकिन जो अभियान था वो अलाउद्दीन करता है। आगे जो देवगिरी का फेमस अभियान है वो भी अलाउद्दीन खिलजी ही करता है 1296 में। इस टाइम पर भी शासक जलालुद्दीन खिलजी ही होता है। अब जो भिलसा अभियान था, जब वो भिलसा अभियान पे जाता है अलाउद्दीन खिलजी, तो उसी टाइम पे उसे देवगिरी के वैभव के बारे में पता चलता है, और उसके बाद वो देवगिरी का अभियान, मतलब अगले बार देवगिरी का अभियान करता है। और यह क्या था, दक्षिण भारत में किया गया पहला अभियान था किसी भी शासक द्वारा। इसका जो कारण था वो साम्राज्य विस्तार नहीं था, क्योंकि उसने सिर्फ उसके वैभव के बारे में सुना था कि वहां पर बहुत धन संपदा है। तो इसका जो कारण था करने का वो साम्राज्य विस्तार नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ धन की प्राप्ति था। इसके बाद क्या किया, उन्होंने जो एलुचपुर प्रांत था उसको हस्तगत कर लिया, और जो वहां की आय थी वो वहां के राजा को, बादशाह को भेजनी, सुल्तान को भेजनी पड़ती थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो रामचंद्र देव थे देवगिरी के शासक, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भी अलाउद्दीन से किया था। आगे है, वास्तव में दिल्ली देवगिरी में जीता गया क्योंकि दक्षिण के स्वर्ग ने अलाउद्दीन खिलजी के सिंहासन पर बैठने का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसा डॉक्टर एस राय चौधरी लिखते हैं कि वास्तव में दिल्ली देवगिरी में जीता गया क्योंकि दक्षिण से उसको इतना ज्यादा सोना प्राप्त हुआ था, जिसके बलबूते पे उसने अपनी सेना एकत्रित की और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके खुद शासक बन बैठा। तो मतलब वही है कि देवगिरी को दिल्ली में जीता गया था, वो दिल्ली को देवगिरी में जीता गया था। अलाउद्दीन के इशारे पर मोहम्मद सलीम ने जलालुद्दीन पर आक्रमण किया तथा इख्तियारुद्दीन खुद ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ऐसा जलालुद्दीन की मृत्यु के विषय में लिखा है, जिसको कड़ा मानिकपुर बुलाकर गंगा नदी के तट पर उसकी छलपूर्वक हत्या कराई जाती है। आगे है, राजमुकुट के लिए शायद ही कोई व्यक्ति इतना अनुपयुक्त रहा होगा जितना खिलजी वंश का संस्थापक, यानी कि ये कथन जलालुद्दीन के विषय में है जो डॉक्टर एस लाल कहते हैं। आगे है, जलालुद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने उदारता को शासन की आधारशिला बनाने का प्रयत्न किया। मतलब ये बहुत ही ज्यादा उदार शासक था। उसके शासन की एकमात्र जानकारी का जो स्रोत है, मतलब उसके शासन की जानकारी सिर्फ और सिर्फ बरनी की तारीख फिरोजशाही से मिलती है। आगे है, उसके दरबार में किस किस को संरक्षण प्राप्त था। तो आमिर खुसरो, कुतुबुद्दीन अलवी, ख्वाजा जमालुद्दीन, ये उसके दरबार में रहते थे। इसके अलावा बरनी जो था वो उससे उसके अच्छे संबंध नहीं थे। फिर है जलालुद्दीन खिलजी, उसकी जो विधवा थी मल्लिका ए जहां जिसे कहते थे, उसने अपने पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। फिर क्या किया, अलाउद्दीन जब उसने जलालुद्दीन की भी हत्या कर दी तो अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन के पुत्र अरकली खां और उसके जितने भी परिवार के और सदस्य थे सबका कत्ल कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो यह मानता था कि राज्य जनता की इच्छा पर आधारित होना चाहिए। वह उदार निरंकुशवादी था, जबकि अलाउद्दीन इसके जस्ट विपरीत था। उसका कहना था कि सिर्फ शक्ति से ही राज्य किया जा सकता है। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने बकूफ नामक विभाग की स्थापना भी की, यानी कि नया विभाग इसने बनाया था। आगे है, जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली लखनौती के मध्य जो जंगल फैला हुआ था उनको पूरा साफ करा के वहां के डाकू, ठग और लुटेरों से भी उस राज्य की रक्षा की थी। इसके अलावा आमिर खुसरो जलालुद्दीन के समय शाही पुस्तकालय का अध्यक्ष था। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे। तो इस तरह हमने देखा कि खिलजी वंश की स्थापना कैसे की और किसने की। इसके बाद हम आगे खिलजी वंश के जो और शासक हैं अलाउद्दीन के विषय में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप इसी तरह से डिटेल में मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।